हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आईआईएम। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स का यहाँ पर आपका बिग अपडेट आ चुका है। सभी कैंडिडेट का ये इंतजार है कि सर पटना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल में आने जा रहा है। अप्रैल के लास्ट मंथ तक आपका पटना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसके रिगार्डिंग में आपको एडमिशन लेना है। इससे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए एक बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर कोर्स आ चुका है, जो कि आपको प्राइवेट क्लास के थ्रू में क्लास दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर 9128816234 पर मैसेज करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 299 का पेमेंट होगा, उसके बाद ही आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, हिस्ट्री का चैप्टर है, आपको इसी तरह से लगातार मिलता है हमारे प्राइवेट क्लास में। तो आप लोग जल्दी से ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन करें और अपने अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर करें, ताकि सबको लाभ मिल सके और पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सके 2022 से 25 वाले सेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री पे पढ़ने से पहले आप हमारे ज्वाइंट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल एस्पिरेंट आईआईएम। वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस का मैंने लगा दिया है। सिलेबस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस और ज्वाइन टेलीग्राम पर जाकर लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले ये जानिए कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडेटस को कहा जाता है। हेरोडेटस को क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने हिस्ट्री को 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया 3 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप था, तो फर्स्ट में था प्राचीन काल, सेकंड में मध्यकाल और थर्ड में आधुनिक काल। ये तीनों को वर्गीकृत करते हुए इन्होंने डिवाइड किया, डिवीजन में बांट दिया हिस्ट्री का स्टडी के लिए, ताकि आप लोग को और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए कि प्राचीन काल में कौन सी घटनाएं हुए थे, मध्य काल में कौन सी घटनाएं हुए थे और आधुनिक काल में कौन सी घटनाएं को हो रहे हैं, उसको हिस्ट्री के थ्रू रखा गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके फादर कौन थे, हेरोडेटस थे। इन्होंने 3 प्रकार से, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों प्रकार से इसे क्या किया, कैटेगराइज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे वो कौन कौन थे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जान लीजिए। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में आते थे धर्म ग्रंथ था, पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था विदुषियों का विवरण और चौथा था पुरातत्व संबंधी शास्त्र। अब हम इसमें जानेंगे कि धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है। तो धर्म ग्रंथ में आपको धर्म से संबंधित जितना भी ग्रंथ थे उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि उसमें वेद आ गए, वेद में कौन कौन से प्रकार हो गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब से थोड़ा थोड़ा हमको बेसिकली जानकारी रखना है, डीपली जानकारी नहीं बट बेसिकली जानकारी रखना है, क्योंकि आपको इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ करने वाले इतिहास के जो ग्रंथ थे पहले में, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करें। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का मतलब फाहियान हो गया, ईत्सिंग हो गया, बहुत सारे चीनी यात्री हमारे यहाँ आए थे, इटली से कुछ आए थे, उन्होंने क्या किया, कैसे उनका भारत के विषयों में कहा, इन सब का डिटेल्स आपको विदेशी विवरणों में पढ़ना पड़ता है। पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि पुराने तत्वों में, पुराने, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, अगर आप हमको चावल देते थे तो चावल के बदले हम कुछ देते थे, तो दोनों को मैच करके दिया जाता था। पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य इसी से रिलेटेड हुआ। उसमें पुराने में हो गया, आप लोग ये पढ़े होंगे गलवान घाटी वाला, गलवान घाटी हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, इन सब को पूरा तत्व साक्ष्य में भी पढ़ा जाता है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत अब हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से आज हमारा क्लास का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा भी, और चाहते हैं कि आप हमारे प्राइवेट क्लास के थ्रू आए तो प्राइवेट क्लास में आप ज्वाइन करने के लिए जल्दी से हमें मैसेज कर दें और उस क्लास को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर धर्म ग्रंथ में देखिए, तो धर्म ग्रंथ में क्या है, तब वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है।
यहाँ पर वेद के रचयिता कौन है, क्वेश्चन पूछेगा वेद के रचयिता कौन है, तो वेद के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो थे वो वेद के रचयिता थे। और यहाँ पर दोस्तों आपको पटना यूनिवर्सिटी का 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रखा जाएगा और आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको एग्जाम में लड़ने के 100% लायक हो। क्योंकि आप जानते होंगे मुझे अच्छी तरह से कि हम भी एक पीयू के ही मेंबर हैं और पता है कि कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप एक सच्चे उम्मीद के साथ इस चैनल को पहली बार और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों वेद के कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद के 4 प्रकार होते हैं। वेद के कितने प्रकार होते हैं, तो वेद के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा वेद होता है, ऋग्वेद। सेकंड में आता है यजुर्वेद। सेकंड में क्या आता है दोस्तों, यजुर्वेद। और थर्ड में आता है सामवेद। थर्ड में कौन सा आता है, सामवेद आता है। और फोर्थ में आता है अथर्ववेद। आपको यहीं पर याद करना है वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, फिर उसके बाद आ गया यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, वेद होते हैं। वेद कितने प्रकार के हो गए, तो वेद 4 प्रकार के हो गए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद। अब यहाँ पर हम जानकारी रखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है, तो ऋग्वेद जो है ये ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जो संग्रह किया गया था न ऋचाओं के द्वारा, उसके ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है ना, ऋचाओं के द्वारा ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। फिर यहाँ पर सूक्तियां कितने होते हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्तियां होती हैं। क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में कितने सूक्तियां होती हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्तियां होती हैं। और यहाँ पर ऋचाएं कितनी है, तो ऋचाएं हैं 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद में टोटल ऋचाएं कितने हैं, तो 10,462 ऋचाएं। ठीक है ना, कितने ऋचाएं, 10,462। अब यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि थे उसको हेतरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हेतरी किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा हेतरी किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि मुनि को कहते थे हेतरी। ठीक है, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि मुनियों को क्या कहते थे, हेतरी कहते थे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद के अंतर्गत में क्या किया गया था, आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी। ऋग्वेद में किस चीज का जानकारी प्राप्त होता है, तो आर्य जो थे उनके राजनीतिक इतिहास और प्रणाली के बारे में हमको क्या मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है। किसके, तो आर्य के। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो ऋग्वेद के रचयिता थे विश्वामित्रा। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्रा। विश्वामित्रा के द्वारा कौन सा वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद। विश्वामित्रा के द्वारा कौन सा वेद लिखा गया, ऋग्वेद। आपको ये समझ में आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ऋग्वेद जो है उसके तीसरे मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव का याचना किया गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव का याचना किया गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 9वें मंडल, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का याचना अर्जित किया गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने इसका लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद में कुछ बचे हुए थे, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो होता है हस्तलिखित ऋचा है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा यानी हाथ से लिखा हुआ ऋचाएं हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे खील कहा जाता है। हाथ से लिखी गई ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो आपको खील कहा जाता है। इसके 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया, तो 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज की, 4 वर्णों के समाज की रचना किया गया। जैसे फर्स्ट में ब्राह्मण, सेकंड में क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य और फोर्थ में शूद्र। ये 4 प्रकार का जन्म जो हुआ है इसका वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया। ये उत्पन्न कैसे हुए थे, तो ये जो उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के मुख्य, भुज, जंघाओं एवं चरण से। कहां से, तो मुख से हुए थे, भुजाओं से हुए थे, जंघाओं से हुए थे एवं चरण से इसका उत्पन्न हुआ था। 4 वर्ण के समाज का उत्पन्न
ब्रह्मा के मुख्य से, भुजाओं से और जंघों और चरणों से हुआ था। ठीक है, ऋचाओं की रचना। अब देखिए ऋचाओं की रचना कितना किया गया है, तो इंद्र के लिए कितना ऋचाएं हैं, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, जबकि अग्नि के लिए 200। इंद्र क्वेश्चन पूछेगा इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है, तो 250। अग्नि के लिए तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब देखिए अगला आता है टॉपिक यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है, तो यजुर्वेद होता है इसमें सस्वर पाठ के लिए, यानी कि सस्वर पाठ के लिए, एक स्वर के साथ पाठ के लिए, अध्ययन के लिए हमने मंत्रों तथा वर्णों के समय अनुपालन के नियमों का संकलन, यानी कि जैसे कि अब किसी तरह का हम लोग बलि चढ़ाते हैं या मंत्र लेते हैं, तो उसके अनुपालन के संग्रहों का संग्रह करने के लिए, अनुपालन के संग्रहों का संकलन करने के लिए हम लोग यजुर्वेद का क्या किए, प्रयोग किए थे। ये जो होता है गद एवं पद दोनों रूप में होते हैं। ये जो यजुर्वेद किस में पाया जाता है, तो गद और पद दोनों फॉर्म में क्या है, उपलब्ध है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सामवेद। सामवेद क्या होता है, तो सामवेद जो है ये गाई जाने वाली ऋचा है। भारत में जो गाई जाने वाली जो वेद थी वो कौन थे, तो सामवेद से गाने की प्रक्रिया स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, और इसके पाठ्यकर्ता, इसके जो पढ़ने वाले होते हैं उसको हम लोग उद्धृत कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उद्धृत कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धृत कहते हैं, उद्धात्री कहते हैं। और यह जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय संगीत का जनक निम्नलिखित में से कौन वेद है। ऑप्शन नंबर ए में देगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी में देगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी में देगा सामवेद, ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद। तो आपका आंसर क्या होगा, नीचे एक और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके बेल ऑल का सेलेक्ट कर ले, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन का हर एक अपडेट आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगा, बिल्कुल आपको लाइव के साथ, हमारे साथ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है सर्व प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो यही था दोस्तों हिस्ट्री का डेमो क्लास, जो कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट क्लास में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको 299 का पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9128816234 पर मैसेज करके आप प्रतिदिन इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।